दोस्तों नमस्कार। ये है डीसीपी मिक्स स्टडी। मैं शिवम केशरवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता तथा उससे रिलेटेड सभी तथ्य। यह वीडियो स्नातक तथा परास्नातक और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा यह विश्वास है कि एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस टॉपिक पर कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें भूमिका देखेंगे, आखिर जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में एक सामान्य परिचय इसमें लेंगे। फिर इसका कालक्रम, विस्तार, प्रमुख स्थल एवं इसकी विशेषताएं, कौन कौन से इसके स्थल पाए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी, साथ ही साथ सांस्कृतिक, व्यापारिक और उनका प्रौद्योगिकी कैसा था। अंत में हम जानेंगे कि इस सभ्यता के पतन का क्या कारण था और साथ ही साथ हम मैपिंग के साथ करते जाएंगे ताकि आपकी एक बेहतर समझ विकसित हो सके। और हमने एक बार इसमें खास बात ये रखी है कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछे गए हैं साथ ही साथ हम देखते चलेंगे, जिससे हमारा प्रैक्टिस भी साथ ही साथ होते चले। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक परिचय। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता एक भारत की प्राचीनतम सभ्यता में से मानी जाती है, जिसका पता सन 1921 ईस्वी में जब भारत में उत्खनन हुआ भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा, तब इसका जो है पता चला और आज भी इसका जो है उत्खनन जारी है। चलिए आइए समझते हैं इसके विषय में। पश्चिमोत्तर भारत में लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, जिसका संपूर्ण क्षेत्र लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आप देख सकते हैं भारत का जो पश्चिमी भाग है, जिसमें पाकिस्तान और साथ ही साथ अफगानिस्तान का कुछ भाग सम्मिलित है, में सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहीं ना कहीं फली फूली थी और इसका जो संपूर्ण क्षेत्र था वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र था और जो इसकी आकृति थी त्रिभुजाकार थी। यह याद रखिएगा मित्रों, क्योंकि इससे पूर्व एक एग्जाम में यह पूछा भी जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता था, उसका संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, तो उसका आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था आइए समझते हैं। इसका जो पूर्व से पश्चिम से पूर्व तक की इसकी कुल लंबाई जो है 1600 किलोमीटर थी, जबकि उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका जो विस्तार था 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिंधु घाटी सभ्यता की, जबकि पूर्व से पश्चिम तक की इसकी कुल चौड़ाई 1600 किलोमीटर थी और जबकि पूरा संपूर्ण क्षेत्र 20 लाख वर्ग किलोमीटर में था। उत्तरी भाग जो है कश्मीर के मांडा जिले में है, जो चिनाब नदी के किनारे है, जबकि इसका दक्षिणतम भाग महाराष्ट्र के दैमाबाद में, महाराष्ट्र है उसका एक जिला दैमाबाद, इसका सबसे दक्षिणतम भाग खोजा गया है जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। जबकि इसका पूर्वी भाग जो है उत्तर प्रदेश के आलमगीर में हिंडन नदी के किनारे है। जबकि इसका जो पश्चिमी भाग है वो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर नामक जिला में इसका सबसे पश्चिमी इलाका है, जो कि दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए समझते हैं मैप के माध्यम से। आप देख सकते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि भारत के कुछ इलाकों जिसमें गुजरात, साथ ही साथ ये वाला राजस्थान, पंजाब वाला क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र, कश्मीर का पश्चिमी भाग और ये पाकिस्तान का भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ना कहीं विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल सुतकांगेडोर बालूचिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा कश्मीर में और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। देख सकते हैं ये चित्र के माध्यम से
ये सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र है। इससे पूर्व एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसका जो सही जवाब है डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है मित्रों ये पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी पश्चिमी विस्तार 1600 किलोमीटर, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार कुल 1400 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजे जाने वाला पहला स्थल हड़प्पा स्थल है, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। आइए समझते हैं खोज और उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज विद्वान ने हड़प्पा के टीले की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त की, किंतु इस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ और ना ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य आगे बढ़ा। तो जो है इसका जो सर्वप्रथम हमें अवगत जो जानकारी प्राप्त मिलती है सन 1826 ईस्वी से ही इसके जो है प्रमाण या साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। किंतु जो है उस समय जो है भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो वे जो है भारत में इस तरह की गतिविधियों पे कोई खासा इंटरेस्ट नहीं कर रहे थे। तो यही कारण है कि 1826 ईस्वी में जब जो है इस क्षेत्र में जो है ईंटें मिलना स्टार्ट हुआ, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण इससे उत्खनन नहीं हो सका। 1853 से 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारत के उस समय वायसराय थे, के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। इस समय बंटन बंधुओं जॉन बंटन और विलियम बंटन द्वारा भी प्राचीन काल में कुछ ईंटें प्राप्त की गई, किंतु पुनः इस बार ध्यान नहीं दिया गया। तो मित्रों 1853 से 1856 ये वो समय था जब भारत में जो है कहीं ना कहीं ट्रेनों का जो है बड़े पैमाने पर जो है स्थापना की जा रही थी, ट्रेनों चलाई जा रही थी। और इस समय जब बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में भारत पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ट्रेनों की बिछाई हो रही थी, ट्रेनों की पटरियों की जो बिछाई चल रही थी, कार्य चल रहा था, उस समय भी जो है कहीं ना कहीं ईंटें मिली, लेकिन एक बार पुनः इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अंततः सन 1921 में भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देश पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। इससे पुरातत्व विभाग पर ध्यान विशेष रूप से इस सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ। इस समय भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जब सन 1921 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन बन के आए, लॉर्ड कर्जन जो स्वयं एक पुरातात्विक विभाग के सदस्य थे, इन्होंने जब भारत 1921 ईस्वी में ये भारत के जब वायसराय बन के आए, तो इन्होंने भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और इस विभाग के अंतर्गत जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की गई, जिसके एक प्रमुख अध्यक्ष दयाराम साहनी की अध्यक्षता में स्टार्ट की गई। इन्हीं की पहली सफलता मिली और इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला प्रारंभिक स्थल एवं प्रारूप स्थल है। हड़प्पा की खोज के बाद वर्तमान तक इस सभ्यता के लगभग 1500 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है, जो वर्तमान में अभी भी जारी है। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता तथा उसके नामकरण के संदर्भ में। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको कभी कभी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता या प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है। तो ये 5 नामें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जाना जाता है। कभी कभी इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो कभी सिंधु घाटी सभ्यता, तो कभी सरस्वती सभ्यता, तो कभी इसे प्रथम नगरीय क्रांति या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं इसके अलग अलग नामकरणों के पीछे क्या तर्क है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले देखते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान इस सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला पहला स्थल है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा स्थल था वो सर्वप्रथम खोजा जाने वाला स्थान था, जिसे दयाराम साहनी द्वारा सन 1921 ईस्वी में खोजा था रावी नदी के तट पर, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा के खोजों के बाद प्रारंभ में जब इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खोज एवं उत्खनन किया गया, तो अधिकांश स्थल सिंधु घाटी के क्षेत्र में प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का कहा जाता है।
तो जो इसके अधिकांश स्थल थे वो सिंधु घाटी के आसपास पाए गए, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जबकि सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहे जाने के पीछे तर्क ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 से अधिक स्थल सिंधु घाटी तथा गंगा नदी घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में हुए हैं। प्राचीन साध्यों के आधार पर माना जाता है कि इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। अतः इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी सभ्यता के उपनाम से भी जाना जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है आपका इंडस नदी अर्थात सिंधु नदी है, ये पाकिस्तान में होती हुई जो है अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी है ये, और ये जो है आपका गंगा नदी है। ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बांग्लादेश जाती है, जो कि गंगा नदी है। और इसी के मध्य ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इन्हीं दोनों के मध्य जो है सरस्वती नदी बहा करती थी। हालांकि वर्तमान में इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इन्हीं के मध्य जो है सरस्वती नदी बहा करती थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश स्थल यानी 1500 में से 1100 स्थल जो पाए गए हैं इसी नदी के आसपास पाए गए हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज़्यादा यह सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहा जाना अधिक उचित है। आइए समझते हैं इसे प्रथम नगरीय क्रांति के कहा जाने के पीछे क्या तर्क है। अपनी समकालीन सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में पक्की ईंटें, पक्की सड़कों का निर्माण, सुनियोजित जल निकासी की प्रणाली, सुनियोजित नगर व्यवस्था इत्यादि के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार नगरीय विशेषताओं को धारण करने के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास का प्रथम नगरीकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जो आप जानते हैं, शुरू से ही जाने जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता था जो बहुत ही नगरीकृत सुनियोजित प्रणाली व्यवस्था पर आधारित थी। यहाँ पर सुनियोजित नगर व्यवस्था था, और जो सबसे खास बात थी इसकी सुनियोजित जल विकास है। जो इसके समकालीन जितनी भी सभ्यताएं जो प्रचलित थी, अमूमन जो मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता हो या फिर हांग हो की घाटी की सभ्यता हो, ऐसा माना जाता है कि उन समकालीन सभी सभ्यताओं से सिंधु घाटी सभ्यता कहीं आगे, कहीं विकसित थी। इसीलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कांस्य युगीन सभ्यता कहे जाने के पीछे एक बहुत बड़ा तर्क ये है कि इस काल में जो है कांस्य धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता का भी कहा जाता है। जैसे कि आपको मित्रों पता होगा कि वर्तमान समय को अक्सर कलयुग कहा जाता है। कलयुग कहे जाने के पीछे का एक प्रमुख तर्क ये है कि कल का अर्थ होता है लौ। वर्तमान जो समय है वह लौ पर आधारित समय है। यह समय लौ उद्योग सर्वाधिक विकसित है। सभी उद्योग धंधे लौह धातु पर आधारित है, इसीलिए इसे लौह आधारित युग भी कहा जाता है, इसीलिए शायद कलयुग भी कहा जाता है। तो इसे कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता था कि इस समय कांस्य युग धातु का सर्वाधिक उपयोग दिखाई देता है। इन लोगों को लौह अयस्क का कोई ज्ञान नहीं था। इस समय कांस्य धातु का सर्वाधिक उपयोग मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब तांबा में टिन मिलाया जाता है तो उसका जो है तब कांस्य धातु का निर्माण होता है। जी, तो वे लोग तांबा और टिन मिलाकर कांस्य धातु का प्रयोग जानते थे, इसीलिए इसे कांस्य धातु सभ्यता भी कहा गया। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा था। जैसे ही आप जानते हैं सबसे प्राचीन जो मनुष्य ने कोई अयस्क या कोई धातु उपयोग की थी तो वो तांबा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता समझते हैं। कौन कौन सी सिंधु घाटी सभ्यताएं अन्य स्तर पर विश्व में व्याप्त थी। इस समय अमूमतः 2 सभ्यताएं देखी जाती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक सभ्यता और मानी जाती है। एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो वर्तमान में ईरान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सुमेरियन भी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुमेरियन नदी बहती थी। इसके अलावा मिस्र सभ्यता जो कि अफ्रीका में है, इसे नील नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता है, जो कि नील नदी घाटी के पास विकसित हुई थी। ये आप मैप में देख सकते हैं। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी जो कि सिंधु नदी तथा सरस्वती नदी के आसपास विकसित हुई। ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो वर्तमान में ईरान, इराक तथा सबसे पश्चिमी इलाकों में विकसित हुई थी।
ये इजिप्ट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में विकसित हुई थी। अमूमन ये दो प्रमुख सभ्यताएं थी। इसके अतिरिक्त एक कटे स्तर पे, एक अलग स्तर पर हांगहो वैली, यहाँ पर हांगहो घाटी, हांगहो नदी बहती है जो कि जापान में है, जाकर चीन सागर में जाकर गिरती है। हांगहो नदी के पास जो है हांगहो सभ्यता भी विकसित हुई थी, लेकिन यह विकसित सभ्यता अधिक जो है प्रचलित नहीं थी, अधिक जो है ज़्यादा इसका प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और इसमें सबसे ज़्यादा जो विकास दिखाई पड़ता है वो सिंधु घाटी सभ्यता पे दिखाई पड़ता है। आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं थी? तो मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थे और ग्रीस की सभ्यता का समकालीन नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा डी। नोट के विषय में जाते हैं। हम मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करने तथा प्रासंगिक मुद्दों पर ही इन सभ्यताओं के विषय में आगे पढ़ेंगे। तो हम जो है इस टॉपिक में, आज के इस विषय में मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के विषय में नहीं पढ़ेंगे। हम सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ प्रासंगिक वश हमें तुलनात्मक अध्ययन कर आवश्यकता पड़ेगी, तब हम मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करते चलेंगे। आइए कालक्रम के विषय में देखते हैं कि इसका जो है विभाजन कैसे किया गया और उसका समय क्या बताया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के बारे में स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सिंधु घाटी की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को लंबवत उत्खनन की समस्या के कारण अभी तक कई स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है, जिसके आधार पर इस सभ्यता को सही काल को ज्ञात किया जा सके। तो जो अभी तक भी इसका जो है उत्खनन नहीं किया जा सका है, और जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या ये थी कि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य प्रागैतिहासिक काल में भी सम्मिलित किया जा चुका है, जिसे मैंने पहले ही इससे पहले की वीडियो में आपको बता दिया है। हालांकि खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों के माध्यम से रेडियो कार्बन विधि, कार्बन एक्टिव विधि के द्वारा इस सभ्यता के काल को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है, किंतु इसमें भी एक प्रमुख समस्या यह है कि प्राप्त स्थलों का अभी तक पूर्णतः उत्खनन या खुदाई नहीं हुई है। इस प्रसंग में लंबवत खुदाई करना एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, जबकि क्षैतिज उत्खनन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान में वहाँ मानवीय बस्तियाँ मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लंबवत खनन है वो अभी तक इसको किया नहीं गया है, जबकि क्षैतिज खनन में समस्या ये आ रही है कि वहाँ पर बस्तियों का निर्माण हो चुका है, इसलिए अभी तक इसे जो है प्रॉपर ढंग से इसके संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन और उत्खनन नहीं हो पाया है। इस कारण इसके विषय में हमें बहुत ज़्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन एक अमूमन स्तर पर जो अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस सभ्यता की कालावधि को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है, किंतु यह स्पष्ट है कि अवशेष अभी भी अंतिम नहीं है और नीचे की खुदाई होनी बाकी है। संभवतः भविष्य में इस प्रसंग में और अधिक स्पष्ट आ सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है क्योंकि इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है। आद्य ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इस सभ्यता का लिखित साक्ष्य मौजूद है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 2350 BC से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसका जो समयकाल माना गया है 2350 BC से लेकर 1750 BC तक समय माना गया, यानी ईसा पूर्व भी इसे कहा जा सकता है। यानी वर्तमान से करीब 2100 प्लस 2300 और वर्तमान से 4500 साल यानी 4500 वर्ष पहले यह सभ्यता कहीं ना कहीं अपने चरम स्तर पर थी। इतिहास को जैसे ही इससे पहले आपको बताया जा चुका है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल था जिसमें जो है ना तो इंसान को पढ़ना लिखना आता था, ना तो उसने किसी लिपि का आविष्कार किया, ना ही किसी प्रकार के लिखित साध्य प्राप्त हुए। ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। इसमें पाषाण काल और मानव इतिहास का लगभग 90 से 95% इतिहास यही पर था। इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक काल मानव का वो इतिहास जहाँ पर मानव ने लिपि का आविष्कार तो किया, लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिक, वर्तमान के पुरातात्विक
विशेषज्ञ अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं सके, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में कहा जाता है, जिस कारण अभी तक इस समय की हमें जो है प्रॉपर जो है सामाजिक और आर्थिक सामाजिक संरचना समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसके जो है होने का पर्याप्त साध्य हमारे पास उपलब्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस युग में पड़ता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, इस संदर्भ में मुख्यतः 3 विचारधाराएं जो है प्रचलित है, जिसमें से एक विचारधारा विदेशियों में मानी जाती है जो कि विदेशी विचारकों की है, जबकि 2 विचारधारा हमारे समाज की है। एक है मेसोपोटामिया सभ्यता यानी विदेशी मत, मेसोपोटामिया सभ्यता के आधार पर इसकी उत्पत्ति बताते हैं, जबकि भारतीय स्तर पर विद्वानों ने इसे ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता या भारत के सोथी सभ्यता के विषय में बताया है। क्या है इसका तात्पर्य, आइए समझते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई, ऐसा जो है विदेशी विचारकों का मानना है। सिंधु घाटी सभ्यता तथा उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में यह विदेशी विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामी सभ्यता का ही विकसित रूप है। मेसोपोटामी सभ्यता जो कि ईरान और कहीं ना कहीं वर्तमान में जो है यूएई वाले क्षेत्रों में विकसित हुई थी। वस्तुतः यह विचारधारा इतिहास के विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो इस विचारधारा को मानने वाले विचारकों ने विसरणवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से जो प्राचीन काल में जो भी सभ्यताएं विचलित हुई कहीं ना कहीं दूसरे स्थान से जो है कहीं ना कहीं प्रसार करके माइग्रेट करके आई थी। विसरणवादी सिद्धांत का तात्पर्य कि सभ्यता का अपने मूल स्थान पर विकसित ना होकर बल्कि बाहरी सभ्यताओं का मिश्रण तथा स्थानांतरण से विकसित होना है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक गाइल्ड चाइल्ड, जॉन मॉर्सल, क्रेमर, डी तथा कौसाम्बी तथा एच.डी. संकालिया हैं। तो इस सभ्यता मुख्यतः क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी वो अमूमन जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं ना कहीं आके बसे थे और यहीं इसकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग लगभग 24 से ईसा पूर्व भारत आए तथा यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। इस विचारधारा का समर्थन दोनों समानताओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की मेसोपोटामिया सभ्यता से जोड़कर मानते हैं। ऐसे विचारकों का पीछे मानने का मुख्य तर्क ये है कि जो कि दोनों सभ्यताओं में समानताएं पाई जाती हैं, इस आधार पर विचारक मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया सभ्यता से ही जो है विसरण करके आए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता और पुरानी सभ्यता थी। उदाहरण के लिए देखते हैं, दोनों सभ्यताओं में पक्की ईंटों का प्रयोग, लिपि का ज्ञान, कांसे का प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग, कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, बैल की आकृति, मोहरे इत्यादि ऐसे तत्व हैं जो दोनों सभ्यताओं में समान रूप से पाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें दोनों सभ्यताओं में कहीं ना कहीं समान रूप से पाए गए, इसलिए अधिकांश विचारकों का मानना है कि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति विसरणवादी सिद्धांत अर्थात मेसोपोटामिया से कुछ लोग 2400 बीसी में 2400 ईसा पूर्व में भारत के क्षेत्रों में आकर निवास करने लगे, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ना कहीं उद्भव संपन्न हुई। किंतु यह विचारधारा तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बीच कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। तो जो भारतीय विचारक हैं कहीं ना कहीं इस विचारधारा का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि ये ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में कुछ पर्याप्त अंतर है। वास्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र दोनों सभ्यताओं की तुलना में लगभग 12 गुना क्षेत्र विस्तृत और अधिक सर्वश्रेष्ठ है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे पहले प्रमुख कारण ये है जो कि नकारा जाता है, वो ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता दोनों सभ्यताओं की तुलना में लगभग 12 गुना अधिक बड़ा है, जबकि अधिक श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ सभ्यता कहीं ना कहीं मानी जाती है। अतः एक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र की सभ्यता द्वारा सिंधु घाटी जैसी सभ्यता का विकास करना अतार्किक और असंभव प्रतीत होता है।
हालांकि दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं अवश्य मौजूद है, किंतु इन समानताओं का प्रमुख कारण इन सभ्यताओं के बीच आपसी व्यवहार था। साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट प्राप्त है कि दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध विद्यमान थे तथा भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। अतः वस्तुओं के आदान प्रदान के इस क्रम में स्वाभाविक रूप से इन सभ्यताओं को सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों और विशेषताओं के आदान प्रदान हुआ होगा। तो जो भारतीय विचारक हैं उनका मानना है कि जो दोनों सभ्यताओं में समानताएं दिखाई पड़ती है उसका एक प्रमुख कारण ये था कि दोनों सभ्यताओं में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता था, अर्थात व्यापार काफ़ी प्रमुख स्तर पर विकसित थी। यही कारण है कि दोनों सभ्यताओं में कहीं ना कहीं समानताएं दिखती हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से की तुलना में 12 गुना कहीं ना कहीं अधिक बड़ी है। तो ऐसा कैसे संभव है कि एक छोटे से क्षेत्र से लोग आकर एक बड़े क्षेत्र का निर्माण कर सके और साथ ही साथ अधिक विकसित, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक सभ्यता का निर्माण कर सके। यही कारण है कि भारतीय विचारक एक मत में इसे नकार देते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में एक प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति को मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बैल। बैल का निशान दोनों ही सभ्यताओं की मोहरों में पाए जाते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर थी और जो मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहरें थे, दोनों में कहीं ना कहीं बैल के निशान पाए जाते हैं। इसी आधार पर यह बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया घाटी सभ्यता में कहीं ना कहीं समानताएं थी। आइए समझते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर थे। किंतु दोनों सभ्यताओं में कुछ मौलिक अंतर विद्यमान थे। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता है, जहां उच्च स्तरीय नगरीय नियोजन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक अर्ध नगरीय सभ्यता है, जहां नगरों के साथ साथ ग्राम भी मिलते हैं। तो जो एक प्रमुख और सबसे बड़ी अंतर था जो दोनों सभ्यताओं में अलग करती है वो ये थी कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं अर्धनगरीय थी। अर्धनगरी मतलब जो नगर और ग्राम दोनों साथ ही साथ थी, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह पूर्णतः जो है नगरीय सभ्यता थी, जहां पर सड़क और जलीय प्रणाली काफ़ी सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकसित की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, जबकि मेसोपोटामिया की सड़कें अव्यवस्थित रूप से मिलती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है वो वहाँ की जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जबकि मेसोपोटामिया की जो सड़कें हैं वो अव्यवस्थित रूप से कहीं ना कहीं मिलती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त अंतर था, एक प्रमुख अंतर के रूप में हमने देख लिया। साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली भी विद्यमान नहीं थी। तो अभी तक हमने देखा कि सड़क प्रणाली कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंट थी। अब साक्ष्यों के अनुसार ये भी पता चलता है कि दोनों में जल निकासी प्रणाली भी एक समान नहीं थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में बाट मापतौल में एक रूपता थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक संबंध में एक रूपता नहीं थी। तो जो अमूमन देखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो बाट और नापतोल की व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल पाए गए सब में एक रूपता पाई जाती है, जबकि ऐसा मेसोपोटामिया की सभ्यता में नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा दोनों सभ्यताओं में लिपि और मुद्राएं में भी व्यापक अंतर देखने को मिलता है। जहां सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि चित्रात्मक है, वहीं मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कीलनुमा है। उत्खनन के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहरें वर्गाकार हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों को कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिरों के भी साक्ष्य पाए जाते हैं। मेसोपोटामिया में पुरोहितों का शासन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों की शासन की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। सभ्यता के पुरोहित वर्ग के शासन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में इस संदर्भ में कोई प्रमाण नहीं मिला। जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी
उसमें मुख्यतः ऐसा माना जाता है कि जो है कहीं ना कहीं पुरोहित वर्ग, जो समाज का एक उच्च वर्ग होता है, उसके द्वारा शासन किया जाता था। लेकिन मोसो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, उसमें ऐसी कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह जानकारी मिलती हो कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कहीं ना कहीं पुरोहित वर्ग या एक उच्च वर्ग द्वारा शासन किया जा रहा था। मेसोपोटामियाई समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक था। वहाँ सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज के साध्य मिलते हैं। जो एक प्रमुख अंतर, ये एक अन्य अंतर ये है कि जो मेसोपोटामियाई समाज था वो कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक था, अर्थात पिता ही समाज की कहीं ना कहीं धुरी था परिवार की, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ना कहीं मात्र सत्तात्मक था, जहां माता पर अधिक महत्व दिया जाता था। इस आधार पर स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मौलिक रूप से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हुआ था तथा दोनों सभ्यताओं में व्यापार के क्रम कुछ विशेष अवश्य आदान प्रदान हुआ होगा। आइए समझते हैं ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। जो भारतीय विचारक हैं वो मानते हैं कि ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता से कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति होगी। इसके विषय में समझते हैं। यह विचारधारा एक क्रमिक विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्रमिक रूप से स्वतः विकसित हुई थी। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक फेयर सर्विस और रेमिला थापर हैं। इसका मानना है कि ईरानी बलूची संस्कृति में ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ है। वस्तुतः पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में नाल, कुल्ली, आमरी जैसे स्थलों की भी खोज हुई है। यह हड़प्पा के पूर्व काल के ग्रामीण स्थल थे। इन इतिहासकारों का मानना है कि कोई भी नगरीय सभ्यता अचानक से विकसित नहीं होती, बल्कि ग्रामीण से अर्धनगरी तथा अर्धनगरी से नगरी के रूप में विकसित होती है। हड़प्पा के पूर्व इन ग्रामीण स्थलों का से पहले उत्पादन की वृद्धि हुई होगी। उत्पादन की वृद्धि में कार्य विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन जैसी व्यवस्था का विकास हुआ होगा। परिणाम स्वरूप विशिष्टीकरण होने से दक्षता बढ़ी होगी, जिससे पुनः और अधिक उत्पादन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस विचारधारा का मुख्यतः मानना यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहीं न कहीं एकाएक विकसित अपने आप में स्थल पर विकसित हुई है। यह स्वयं उद्भव यहीं पर हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जो सिंधु घाटी के मुहाने स्तर पर है, वहाँ पर कुछ ग्रामीण स्थल की बस्तियाँ भी पाई गई हैं, ऐसे साक्ष्य मिले। तो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है जो सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआती स्तर पर ग्रामीण सभ्यता रही होगी। धीरे धीरे जो है इसका विकास हुआ होगा। कृषि आदि क्षेत्रों में इन्होंने कहीं ना कहीं अधिशेष बचा होगा और धीरे धीरे ये सभ्यता कहीं ना कहीं नगरीय सभ्यता की ओर विकसित हुई होगी। कालांतर में सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए तथा सांस्कृतिक में आपसी सामाजिक संस्कृति के कारण आदान प्रदान हुआ होगा। तो कालांतर में जो है दोनों सभ्यताओं के मध्य जो है व्यापार स्थापित हुए होंगे, जिससे वहाँ की सांस्कृतिक जो है कहीं ना कहीं बदलाव हुआ और दोनों में समानताएं दिखाई पड़ती है। सोथी सभ्यता के विषय में समझते हैं। अमलानंद घोष तथा डीपी अग्रवाल जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता सोथी सभ्यता विकसित हुई थी। सोथी सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा सन 1953 ईस्वी में राजस्थान में की गई थी। सिंधु सभ्यता का एक ग्रामीण सभ्यता थी और आगे चलकर इस सभ्यता का नगरीकरण सिंधु सभ्यता के रूप में हुआ। सोथी सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता दोनों से प्राप्त कुछ मृद भांडों पर पीपल के पत्ते के चिन्ह, बर्तनों के समानता तथा रस्सी के प्रमाण जैसे कुछ महान साक्ष्यों के आधार पर तर्क दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ग्रामीण सोथी सभ्यता के आधार पर हुआ है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत का एक मौलिक सभ्यता थी, जिससे उद्भव और विकास का प्रमुख केंद्र बिंदु व्यापार था। व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पहले आपस में जुड़ते गए तथा एक ही प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताओं को अपनाते गए। कालांतर में इस सभ्यता में मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के साथ व्यापारिक स्तर पर स्थापित हुआ तथा इस क्रम में कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं का आदान प्रदान हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं ओरिजिन जो है वो अपने ही क्षेत्र पे हुआ था। ये स्वयं विकास की गई थी, यह विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं था। फिर चाहे आप सोथी सभ्यता को आधार मान लीजिए या फिर यह स्वयं स्थान पर ग्रामीण से अर्धनगरी और अर्धनगरी से नगरीय सभ्यता की ओर निरंतर प्रगति को मान लीजिए। आइए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के विषय में। इसका विस्तार अफगानिस्तान,
पाकिस्तान और भारत में है। भारत में अब तक 1000 स्थल खोजे गए हैं, जबकि पाकिस्तान में 500 से अधिक, जबकि अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल खोजे गए हैं, मुंडीगाक और सुरतोगई। ये आप देख सकते हैं भारत का इलाका, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र और ये इसके ऊपर अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। पाकिस्तान में आइए सबसे पहले देखते हैं। पाकिस्तान में 3 ज़िले, बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, इन तीनों प्रांत में कहीं ना कहीं पाए गए हैं। भारत में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन जो है 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक गुजरात में पाए गए हैं। ये देख सकते हैं इसके प्रमुख शहर रोपण, हड़प्पा, ये पाकिस्तान में पड़ता है, रहमानदेरी, काबुल, पठानीडम, धौलावीरा, लोथल, सोमनाथ, इसके प्रमुख स्थल हैं। आइए देखते हैं एक एक स्थल के विषय में। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, 7 नगरीय स्थल तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थल। 7 नगरीय स्थल कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चंदुहाड़ो और बनवाली। ये मुख्यतः 7 प्रमुख स्थल हैं जिनके विषय में आपको पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। आइए एक एक करके इनके विषय में समझने का प्रयास करते हैं। आपको पहले मैप में देख लीजिए, ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल, मेहरगढ़, ये मैप में आप देख सकते हैं। सातों नगरीय स्थलों की कुछ सामान्य विशेषताएं। सबसे पहले देखते हैं सातों नगरीय स्थल की कुछ प्रमुख और सामान्य विशेषताएं जो सातों में विद्यमान थी। सातों नगर 2 भागों में विभक्त होते हैं। पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहते थे, जबकि पूर्वी भाग को नगर की संज्ञा दी जाती थी। पश्चिमी भाग में केवल पुरोहित वर्ग रहता था, जबकि पूर्वी भाग में व्यापारिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग और सामान्य जनता रहती थी। इसका मतलब समझ लेते हैं। पश्चिमी भाग में दुर्ग टीला तथा जबकि पूर्वी भाग में नगर की संख्या दिया जाता है। जो भी सातों नगर पाए जाते हैं वो 2 भागों में पाए जाते हैं, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। इसे दुर्ग की संख्या दी गई, ये दुर्ग कहा जाता था और इसे जो है नगर कहा गया। यहाँ पर जो है सामान्य जो आम जनमानस रहा करते थे वे रहा करते थे, और साथ ही साथ प्रशासनिक लोग रहते थे, व्यापारिक लोग रहते थे, और यहाँ पर पुरोहित वर्ग जो समाज का एक विशिष्ट वर्ग था वो रह रहा था, ऐसे अनुमान लगाया गया है। दुर्ग छोटे आकार का जबकि नगर अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता था। तो जो दुर्ग का आकार था वो छोटा था, जबकि नगरों का आकार जो है कहीं ना कहीं वो बड़ा था। नगर जो है बड़े होते थे। पश्चिमी भाग अधिक ऊंचाई पर स्थित है ताकि युद्ध अथवा बाढ़ जैसी स्थिति में समाज की विशेषाधिकार वर्ग प्राप्त यह वर्ग सुरक्षित रह सके। जो इसका पश्चिमी भाग दुर्ग वाला था वो काफ़ी ऊंचाई पर होता था, जिससे जो है बाढ़ या फिर युद्ध की स्थिति में कहीं ना कहीं सुरक्षा प्राप्त हो सके। दुर्ग 4 दीवारी होती थी, नगर की सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। दुर्ग की 4 दीवारी होती थी, नगर की सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। 4 दीवारी का बाहरी भाग पक्की ईंटों जबकि आंतरिक भाग कच्ची ईंटों से निर्मित था। जो दुर्ग पर वो 4 दीवारी पाई जाती है, यानी 4 दीवारी बाहर से पक्की ईंटों की 4 दीवारी होती थी दुर्ग पर, और आंतरिक स्थल कच्ची ईंटों से बनाया जाता था, जबकि नगरों पर कोई 4 दीवारी ऑप्शन नहीं होती थी। देख सकते हैं ये पश्चिमी टीला है, दुर्ग टीला या इसे गढ़ी के नाम से भी जाना जाता था। ये कच्ची ईंटों से बना है, इसके बाहर पक्की ईंटों से 4 दीवारी कर दी जाती थी, जहाँ पर समाज का एक विशिष्ट वर्ग रहता था जिसे पुरोहित वर्ग कहा गया। ये समाज उस शहर का नगर है जहाँ पर आम जनमानस रहता था। इसे पूर्वी टीला और इसे पश्चिमी टीला कहा गया। अपवाद के विषय में देख लीजिए। अमूमन तो मैंने बताया कि सभी से जो स्थल पाए गए हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन दुर्ग और नगर केवल एक ही रक्षा दीवार होने के साथ लोथल और सुरकोटरा, लोथल और सुरकोटरा, ये 2 ऐसे स्थल हैं जहां पर नगर और दुर्ग दोनों में एक ही सुरक्षा दीवार बनाया गया है।
अमूमन तो जो दुर्ग थे उस पे जो है एक सुरक्षा दीवार होती थी, लेकिन लोथल और सुरकोटला ये दो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर एक ही सुरक्षा दीवार में दोनों स्थित हैं, अर्थात पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला एक ही संयुक्त रक्षा दीवार से घिरे थे। ये लोथल और सुरकोटला का स्थिति है जहाँ पर दोनों में एक बाह चार दीवारी से गठित थी। अपवाद इसके अतिरिक्त देखें, चंदुहाड़ों में दोनों टीलों में किसी प्रकार का कोई रक्षा दीवार या चार दीवारी नहीं दिखाई पड़ती। तो जो इसके चंदुहाड़ो स्थल है, चनहूदड़ो जो चनहूदड़ो है वो वहाँ पर क्या व्यवस्था है कि वहाँ पर नगर और दुर्ग दोनों में किसी भी प्रकार की चार दीवारी नहीं है। ये इसका अपवाद है, अर्थात दुर्ग और टीला दोनों चार दीवारी के थे। इसके अतिरिक्त तीसरा अपवाद ये है कि धौलावीरा में तीनों टीले मिले हैं। तीसरे टीले का मध्यमा के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के मध्य स्थित है, अर्थात जो धौलावीरा स्थल प्राप्त हुआ है वहाँ पर तीन टीले पाए गए हैं, एक पूर्वी टीला, एक उसके मध्य टीला जैसे मध्यमा कहा गया, और इसका तीसरा टीला है जो कि नगर है। तो इस प्रकार जो धौलावीरा स्थल है वहाँ पर तीन स्थल प्राप्त हुए थे, ये दुर्ग, ये मध्यमा और ये नगर।